हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद पूनम मैम। मैं सक्षम शर्मा आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 3 हीट। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जैसे कि आप जानते हो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं हमारे एनिमल फाइबर से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और आप ये भी जानते हो कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं हमारे वो प्लांट फाइबर से बने होते हैं। We wear woolen clothes during winters when it is cold outside। हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? ठंडियों के मौसम में, जब विंटर सीजन आता है तब हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं मगर? क्योंकि वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। We prefer to wear light color cotton clothes when it is hot। हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना। कब? जब गर्मी पड़ रही होती है, मीन्स समर सीजन में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। दे गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो वो हमें कैसे फीलिंग देते हैं? लाइट कलर क्लोथ्स गर्मियों में कूलनेस, ठंडक का एहसास देते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्यों एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ सूटेबल होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीजन के लिए। इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। ठंडियों के मौसम में आपको क्या लगता है? घर के अंदर भी ठंडी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। लेकिन अगर आप सन के सामने खड़े हो जाओ तब आपको क्या होने लग जाती है? गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। समर के मौसम में क्या होता है? यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। आपको गर्मी फील होती है घर के अंदर भी समर के दिनों में। हाँ, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। तो आप बोलोगे छू के पता चल जाता है। जैसे कि हम चाय छुएंगे तो चाय गर्म है, ठीक है। बर्फ़ छुएंगे तो बर्फ़ ठंडी होती है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड और हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। लेकिन आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो कितना गर्म है, ठंडा है तो कितना ठंडा है। In this chapter we shall try to see answer to some of these question। इस चैप्टर में अब हम कोशिश करेंगे यही सब क्वेश्चनों का आंसर फाइंड करने की। हॉट एंड कोल्ड 3.1 पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं अब हम। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलते रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम छूते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से कुछ ठंडे होते हैं, उनमें से कुछ गर्म भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि टी जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है और क्या होती है? आइस जो होती है वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1 मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो 3.1 टेबल में आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है क्या ये हॉट होते हैं कोल्ड होते हैं। प्रिकॉशन भी यहाँ पर दिया गया है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। आपको उन ऑब्जेक्ट को नहीं छूना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। और कैंडल फ्लेम और स्टोव को हैंडल करते वक्त, पकड़ते वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कूल्डर देन अदर। हमने ये भी देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं लेकिन किसी से ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन्स जैसे मैं बोलूँ ये चाय जो है ज़्यादा गर्म है इस दूध से, तो कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से और कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा है। तो आप बोलोगे हम तो छू के पता करते हैं, तो वही आंसर है यहाँ पर। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। टच करके हम पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा है। बट इन अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन यहाँ पर है कि क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है क्या ये रिलायबल है? मीन्स रिलायबल का मतलब विश्वास करने योग्य है। क्या हम जो छू के पता लगाते हैं ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, क्या ये रिलायबल मेथड है? क्या ये हमेशा सही मेथड है? लेट अस फाइंड आउट। तो इसी को हम पता लगाते हैं क्या ये सही मेथड है कि नहीं। एक्टिविटी 3.1 में हम इसका पता लगाते हैं। आपको क्या करना है? 3 कंटेनर लेने हैं, आप स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेना है, स्मॉल ट्यूब्स लेना है। जैसे कि यहाँ पर ABC यहाँ पर उन पर लेबल लिख देना है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A। कंटेनर A में आपको यहाँ पर क्या करना है? कोल्ड वाटर डालना है। कंटेनर B में हॉट वाटर डालना है और कंटेनर C में
कोल्ड और हॉट दोनों वाटर डालना, मीन्स दोनों का यहाँ पर थोड़ा आधा आधा पानी डालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। और आपको फिर क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड पानी में डालना है और अपने राइट हैंड को हॉट वाटर में डालना है। कितने मिनट के लिए? 2 से 3 मिनट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी। लेफ्ट हैंड को कंटेनर बी ए में डालो, लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालो और राइट हैंड को कंटेनर बी में डालो। कितने मिनट के लिए? आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। 2 से 3 मिनट के बाद आपको अपने हाथों को निकाल के दोनों हाथों को आपको क्या करना है, कंटेनर सी में डालना है, जिसमें दोनों वाटर हैं, हॉट भी है कोल्ड भी है, मिक्स वाटर है मीन्स इसका। डू बोथ दी हैंड गेट द सेम फीलिंग? क्या आपको अब दोनों हाथों में सेम फीलिंग आ रही है? मीन्स एक हाथ आपने गर्म पानी में रख रखा था, एक हाथ आपने ठंडे पानी में रख रखा था, तो आपको जब उसमें आपने गर्म ठंडे पानी के मिक्सचर में जब आपने डाला हाथ, तो आपको दोनों हाथों में सेम फीलिंग आई? बूझो ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा, उसको क्या लगा देखते हैं। माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट। मेरे लेफ्ट हैंड को लगा कि जो वाटर है कंटेनर सी में वो गर्म है, लेकिन मेरे राइट हैंड को लगा कि वाटर जो है वो कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? मैं क्या मानूं कि वाटर ठंडा है सी कंटेनर में या गर्म है? तो बूझो की कंफ्यूजन ये शो करती है कि हम अपने सेंस ऑफ टच पे रिले नहीं कर सकते, हम अपने सेंस ऑफ टच पे डिसीजन नहीं ले सकते कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम इट मे डिसीव अस, कभी कभार ये हमें धोखा भी दे सकती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? लेकिन अब ये नहीं कर सकते, सेंस ऑफ टच पे रिलायबल नहीं है ये, तो हम कैसे पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है? सो रिलायबल मेजर भी है हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने का, वो क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो क्या है, सेम का सेम ही रहेगा। सो टेम्परेचर हम लेकिन हम कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर को मेजर करा जाता है डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। सो टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। सो 3.2 देखते हैं अब हम पैराग्राफ, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सी अ थर्मामीटर? हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने थर्मामीटर कभी देखा है? हाँ, देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। रिकॉल करिए कि आपके घर में कभी ना कभी किसी को फीवर हुआ हो। टेम्परेचर वॉज मेजर बाय अ थर्मामीटर, और उस व्यक्ति का भी टेम्परेचर क्या है? थर्मामीटर से नापा गया होगा। द थर्मामीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखो यहाँ पर 2-3 तरीके के थर्मामीटर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के काम आते हैं, वो होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आप अपने घर पे देखते हो। और इसका मैं डायग्राम भी दिखाएंगे, ऊपर दे रखा है। जो आप घर पे देखते हो या डॉक्टर के क्लिनिक पे देखते हो, वो सब होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर को नापना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को ही नापता है क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। आप देख सकते हो क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा दिखता है और आपको उसको अपने हाथ में रखना है और उसको केयरफुली एग्जामिन करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने दोस्त से कहिए कि वो आपको थर्मामीटर शेयर करे आपके साथ। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2। क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा दिखता है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा 3.2। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब देखो यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे दिखता है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे बना होता है? लॉन्ग नैरो, लंबा होता है, नैरो होता है आगे से, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ग्लास का बना होता है। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पे बल्ब होता है, एक साइड पे मीन्स एक साइड में बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इस बल्ब के अंदर मरकरी प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। बल्ब के बाहर आपको यहाँ पर क्या है? अब ये तो अंदर है इसकी मरकरी, यहाँ पर तो दिखेगी नहीं, तो यहाँ पर आपको एक लाइन पे क्या है? मरकरी दिख रही होगी लॉन्ग शाइनिंग नैरो में, नैरो थ्रेड की तरह, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकरी नहीं दिख रही है, आपको जैसे ब्लैक जो है मरकरी है ना,
अगर ये आपको नहीं दिख रही है आपके थर्मामीटर में, तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा रोटेट करो अपने थर्मामीटर को, आपको वो दिख जाएगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। आपको उस थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल भी दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग भी हो रखी है, ऊपर नीचे दोनों जगह नंबर लिखे हैं। क्लोज से देखो तो देख सकते हो 36, 37, 8, 10 नीचे लिखे हैं। ये स्केल कैसा है? द स्केल वी यूज इन इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ये जो स्केल है हम डिग्री सेल्सियस स्केल इसको नापते हैं, मीन्स इसकी यूनिट है। जैसे कि हम जैसे कि डिस्टेंस को किससे नापते हैं? किलोमीटर से नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो वैसे ही टेम्परेचर को भी हम नापेंगे। अब टेम्परेचर को तो मैं टाइम से या डिस्टेंस से नहीं नाप सकते, तो उसके लिए अलग यूनिट चाहिए। यूनिट क्या है टेम्परेचर नापने की? डिग्री सेल्सियस। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी होती है, डिग्री केल्विन भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है टेम्परेचर नापने की। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो, डिस्टेंस एग्जाम्पल हो, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस को अगर मुझे थोड़ा सा बताना हो तो मैं मीटर में बता दूंगा, लॉन्ग डिस्टेंस को बताना है किलोमीटर में बता दूंगा। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, सब सेम ही है, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग आएंगी। मीन्स इसमें डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब अलग होगा, 1 डिग्री केल्विन का मतलब अलग होगा। इसमें डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस अलग होगा, फ़ारेनहाइट में वो अलग होगा, केल्विन में वो नंबर अलग होगा, ठीक है। जैसे मीटर किलोमीटर में डिस्टेंस नंबर बदल जाते हैं वैसे ही। बूजो वंडर विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2 हैज़ ही शुड रीड। तो बूजो वंडर कर रहा है कि 2 स्केल दे रखे हैं फिगर 3.2 में, 2 स्केल दे भी रखे हैं। ऊपर देख सकते हो 35 से यहाँ पर शुरू है और कंप्लीट है यहाँ पर 42 पे, और नीचे 94 से शुरू है और कंप्लीट है 108 पे। तो बूजो कह रहा है मुझे कौन सा स्केल रीड करूँ, ऊपर वाला या नीचे वाला। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्ट द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। पहली कह रही है कि इंडिया वालों ने अडॉप्ट करा है सेल्सियस स्केल को। ओके, सेल्सियस स्केल को इंडिया वालों ने अडॉप्ट करा है, मीन्स हमारे यहाँ जाता है सेल्सियस स्केल से देखा जाता है। द अदर स्केल जो कि रेंज कर रहा है 94 to 108 डिग्री, वो हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट वाला बताया था ना, फ़ारेनहाइट स्केल है। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, वो पहले यूज़ करा जाता था। ओके, तो ये क्या है, जो है नीचे वाला स्केल वो फ़ारेनहाइट, यहाँ पर देख सकते हो डिग्री एफ भी लिखा है, यहाँ पर डिग्री सी भी लिखा है। ऊपर वाला डिग्री सेल्सियस है, नीचे वाला डिग्री फ़ारेनहाइट है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है डिग्री सेल्सियस में? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या होती है? 94 to 108 डिग्री सेल्सियस। एक्टिविटी 3.2 रीड अ थर्मामीटर, रीडिंग अ थर्मामीटर। अब एक्टिविटी 3.2 में हम जानेंगे कि थर्मामीटर को आखिरकार हम रीड कैसे करते हैं। रीडिंग अ थर्मामीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द 2 बिग मार्क्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिफरेंस है 2 बिग मार्क्स है उनका वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो आपको पहले समझना पड़ेगा। मीन्स 2 मार्क का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ 35 से शुरू हो रहा है डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 36, फिर नेक्स्ट नंबर 37, ऐसे करते करते 42 तक जाएगा। तो आपको पहले पता लगाना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मीन्स यहाँ पर इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइन तो प्रेजेंट होती हैं, फिर एक बड़ी लाइन आती है बीच में 5वें नंबर पे, फिर 4 प्रेजेंट होती है, फिर ये वाली लाइन आती है। तो आपके इनके बीच का डिफरेंस पता लगाना ज़रूरी है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, और आपको नंबर ऑफ डिवीज़न को भी नोट करना है। प्रिकॉशन दे रखे हैं जो कि आपको प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रिकॉशन भी आपको कुछ रखने चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम। क्या दे रखे हैं? थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को हमेशा आपको वॉश करना चाहिए, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद। परफेबल विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना भी चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंश्योर करिए कि आप जब थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं आप उसको देखें कि उसकी रीडिंग ऐसा ना हो आगे बढ़ी हुई हो, वरना आपको गलत रीडिंग दिखाएगा। तो एंश्योर करिए कि आपकी जो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो मर्करी का लेवल। रीड द थर्मामीटर, कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। थर्मामीटर को रीड करते समय अपने आंखों के सामने थर्मामीटर को रखें, ऐसे करके रीड करें, जैसे ये दिखा रही है पहली। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर,
इफ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। हैंडल करिए अपने थर्मामीटर को केयरफुली, और अगर वो आपने उसको केयरफुली हैंडल नहीं करा और वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गया तो वो ब्रेक कर सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और आपको वहाँ पर क्या है, थर्मामीटर को बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है जहाँ पर मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो आपके हाथ की गर्मी भी सोख के आप उसकी रीडिंग जो है आगे पीछे कर सकता है, इसलिए। शोन बाय स्मॉल मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। तो मार्क्स की बात हो रही है, 35 टू 36 के बीच में जो मार्क्स होते हैं, इतने सारे जो 10 होते हैं, वो बात हो रही है। सपोज द बिगेस्ट मार्क रीड्स 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम। तो सपोर्ट करिए कि बिग मार्क्स जो हैं वो रीड कर रहे हैं 1 डिग्री। ओके, बिग मार्क्स जो हैं वो रीड करें 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, और उनके बीच में 5 डिवीजन है। अब ये बता रहा है, वैसे तो उसके बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 35 टू 36 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 36। ओके, तो लेकिन और आप 1 डिग्री को यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने पार्टीशन है इसके बीच में, 10 पार्टीशन है, और 1 डिग्री मानना है ना, इससे लेके इस तक 10 पार्टीशन है, 1 डिग्री माना, तो 0.1 हुआ, मीन्स हर एक लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब 0.1 डिग्री, इस लाइन का मतलब क्या होगा 0.2 डिग्री, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स फिर बन जाएगा 1 डिग्री पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 डिग्री। तो वहाँ पर बोला, यहाँ पर लेकिन 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने क्या दो बड़े बिग मार्क्स को, मीन्स इन्होंने 35 टू लेके इस बीच वाले मार्क्स तक का गिना है, 5 मार्क्स गिने इन्होंने, ठीक है, तो इसलिए इनका ये आंसर है। 2 बिग मार्क्स लेके ना, सपोज अ बिग मार्क्स रीड 1 डिग्री, बिग मार्क्स रीड कर रहा है 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन। अब इन्होंने खुद माना कि उनके बीच में 5 डिवीजन है, तो उनके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करा है, ठीक है। वॉश द थर्मामीटर परफिएबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। आपको अपना जो थर्मामीटर वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़, और बिफोर आफ्टर यूजिंग लिखा वैसे तो। होल्ड इट फर्मेबली एंड गिव इट अ फ्यू जाक्स। अब देखो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पकड़ना है और आपको उसको कुछ झटके देना है। जाक्स का मतलब होता है झटके देना है, जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर को झटके देता है डॉक्टर, या फिर घर पे जब आप यूज़ करते हो तो झटके क्यों देते हैं, क्योंकि जो मर्करी का लेवल है, जो उसका टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करे, जाक्स दे के वो नीचे आ जाए। द जाक्स विल ब्रिंग्स द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जाक्स क्या करते हैं, झटके क्या करते हैं, उस मर्करी लेवल को नीचे ले आते हैं। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। एंश्योर करिए कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। आपको जो थर्मामीटर का बल्ब है अपनी टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद आपको उस थर्मामीटर को बाहर निकालना है और अपनी रीडिंग जो है वो नोट करनी है। जो रीडिंग आएगी वो ही आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो डिग्री सेल्सियस में आएगी। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने अपना बॉडी टेम्परेचर क्या नापा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो नॉर्मल, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहली ने भी अपना टेम्परेचर नापा, लेकिन उसका जो है एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया, उसका कम बढ़ा हुआ आया, कम आया, ज़्यादा आया, कुछ भी आ सकता है, आपका भी ऐसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर आगे पीछे तो होता ही रहता है। लेट अस ट्राई टू अज्यूम पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड at least 10 with a clinical thermometer। अब आपको देखो, अब ट्राई टू एज्यूम पहली कि नथिंग गॉन रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में कि पहली के साथ कुछ क्या है, दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, 10 लोगों का बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है, क्लिनिकल थर्मामीटर से नापना है इसका, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर उनका टेम्परेचर लिख देना। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.2 और अपनी टेम्परेचर जो टेबल ऑब्जर्वेशन आपकी वो 3.2 टेबल में लिखनी है आपको, नाम और उनके टेम्परेचर के साथ। तो आपको क्या पता चलेगा कि सबका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, सबका टेम्परेचर लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि ऐसे नहीं 25-30 नहीं कम हो गया, नहीं, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। नहीं, सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा जो आप लोगों को। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर
और स्लाइटली लोअर, कुछ बढ़ा भी हो सकता है किसी लोगों का, किसी का कम भी हो सकता है थोड़ा सा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो हम एवरेज क्या मानते हैं, एवरेज बॉडी टेम्परेचर हमने कैसे निकाला कि जो भी हेल्दी पर्सनस हैं उन सब का टेम्परेचर नापा, उनका ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस आया उनका, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सो द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब देखो ये बात आ गई, यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरीके से ही डिज़ाइन करे गए हैं कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का ही नाप सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से कम नहीं जाता और 42 से ज़्यादा भी नहीं जा सकता। This is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी इसका यहाँ पर जो रेंज है 35 टू 42 दे रखी है, इससे ज़्यादा या कम नहीं दे रखी है। भूजो गॉट अ नॉटी आइडिया, भूजो को एक नॉटी आइडिया आया। ही वॉन्ट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क, हॉट मिल्क का उसने टेम्परेचर नापने की सोची यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। तो पहली ने उसको रोक दिया ऐसे करने से। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है हमें कि आपको ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी और चीज़ का टेम्परेचर नहीं नापना है। जैसे आपने कार्टून वार्टून में देखा होगा ना कि दूध में डाल देते हैं, चाय में डाल देते हैं और टेम्परेचर भर के दिखा देते हैं, वैसे नहीं करना है आपको नाटक, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी का भी टेम्परेचर आपको नापना नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं नापना क्लिनिकल थर्मामीटर से। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर अ फ्लेम, किसी आग के पास, सन के पास थर्मामीटर को रखना भी नहीं चाहिए आपको। इट में ब्रेक, वो क्योंकि टूट सकता है। अब नेक्स्ट थर्मामीटर की बारी आती है। एक क्लिनिकल हमने पढ़ लिया, अब आती है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? हाउ डू यू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलो कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे पता लगाएंगे? ह्यूमन का तो पता लगा लिया, लेकिन मुझे किसी ऑब्जेक्ट का बताना है कि मशीन कितने डिग्री सेल्सियस के या जो भी पता लगाना हो, तो वो कैसे लगाएंगे? सो इस पर्पज़ के लिए देयर आर अदर थर्मामीटर्स, इस पर्पज़ के लिए अदर थर्मामीटर्स यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। एक उनमें से एक थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, टीचर आपको ये चीज़ दिखाएगी। थर्मामीटर, दिस थर्मामीटर, लुक it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। मीन्स उसकी रेंज आपको देखनी है कि कितना रेंज का है वो थर्मामीटर। जैसे क्लिनिकल क्या था 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर नाप सकता है। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये होती है इसकी रेंज, यहाँ तक का टेम्परेचर नाप सकता है। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ऐसा नहीं यही 2-3 ही थर्मामीटर हैं, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं। जैसे कि थर्मामीटर का नाम दे रखा है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स। इट वॉज आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। सो देखो जैसे आपने रिपोर्टिंग देखी होगी वेदर की प्रीवियस डे की, है ना, तो जो वेदर की जो आपने वेदर का रिपोर्ट देखी होगी टेम्परेचर की, वो किससे नापी जाती है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के मदद से हम नापते हैं कि जो वेदर है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है डे टाइम पे। ये चीज़ है। अब आते हैं दोबारा लेबोरेटरी थर्मामीटर में। तो आपने अभी तक 3 थर्मामीटर पढ़ लिए, क्लिनिकल, लेबोरेटरी वाला पढ़ रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम वाला थर्मामीटर क्या करता है? वेदर का टेम्परेचर नापता है, वेदर का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, बस। also as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division in this thermometer reads। कितना स्मॉल डिवीजन इस थर्मामीटर में हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी 10 ही पार्टीशन होंगे, है ना, तो उसका भी देख लेंगे आगे। You would need this information to read the thermometer correctly। आपको ये सब इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थर्मामीटर को करेक्टली अपना टेम्परेचर करेक्टली नापने के लिए। अपना नहीं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर करेक्टली नापने के लिए। जैसे मान लो रीडिंग अगर आपकी यहाँ तक आ गई, तो आप कैसे पता लगाओगे? ये तो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बीच का यहाँ पर क्या हो गया, है ना, तो वैसे पता लगाने के लिए। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज। अब देखते हैं ये थर्मामीटर कैसे यूज़ करा जाता है।
एक्टिविटी 3.4 टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और ए मग। आपको एक टैप वाटर लेना है, नल का पानी लेना है एक बीकर या मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आप क्या करना है, मग में पानी लेना है, उसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल देना है। ऐसे रखना है कि जैसे कि उसके जो बल्ब है, ये जो बल्ब है यहाँ पर इसका, ये ना ही मग के नीचे सरफेस पे टच हो रहा हो ना ही साइड वाले सरफेस पे टच हो रहा हो, मतलब बीच बीच में रखना है। नीचे से भी कुछ डिस्टेंस पे रखना है और साइड से भी कुछ, मीन्स ये छुल ना रहा हो, बस पानी पानी हो उसके आस पास, बस ऐसे रखना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। आपको वर्टिकली थर्मामीटर रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। ये कंटेनर है तो वर्टिकली रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन दी थर्मामीटर। और आपको जो थर्मामीटर में जो मरकरी है इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। और वेट करिए जब तक आपका जो थर्मामीटर है वो, थर्मामीटर की जो रीडिंग है, मरकरी जो रीडिंग दे रहा है वो रुक ना जाए एक रीडिंग पे, तब तक करना है आपको ये। तो यहाँ पे प्रिकॉशन भी दे रखा है यहाँ पर। द इन एडिशन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते वक्त कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। वही चीज़ें हैं कि आपको हमेशा इसको अपराइट नॉट टिल्टेड, कि आपको हमेशा उसको सीधा पकड़ना चाहिए। टिल्ट करके मीन्स टेढ़ा मेढ़ा नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर। बल्ब जो होता है जो थर्मामीटर का, वो हमेशा उसके आसपास क्या होना चाहिए, ऑल साइडेड सराउंडेड बाय द सब्सटेंस जिसका आपको टेम्परेचर नापना है। जैसे पानी का नाप रहे हैं तो आप देख सकते हो ये तो वैसे लग रहा है जमीन यहाँ पर छुल रहा है इस पर, लेकिन छुल नहीं रहा है। नीचे से भी डिस्टेंस पे है ना, नीचे से डिस्टेंस पे ही है, यहाँ से नीचे से भी डिस्टेंस पे भी है और यहाँ से भी कहीं पर नहीं छुल रहा है। मीन्स वाटर का टेम्परेचर नापना है तो वाटर से ही इर्द गिर्द है इसके पास, तो वैसे रखना है। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर। बल्ब सर्फेस ऑफ द कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए। नोट द रीडिंग। आपको अपनी रीडिंग नोट करनी है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दिस टाइम। ये टेम्परेचर होगा वाटर का जब वो स्टेडी हो जाए, जब वो रुक जाए, स्थिर हो जाए, तब उसका जो टेम्परेचर आएगा वही वाटर का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और अपना जो आपका टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड जो आपने करा वो अदर स्टूडेंट से कंपेयर करिए। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर but still wonder whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। अब वो जो कंफ्यूज है कि क्लिनिकल थर्मामीटर, अब उसको समझ में आया कि क्यों क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर को हम यूज़ नहीं करते हैं हायर टेम्परेचर को नापने के लिए। लेकिन अभी वो आश्चर्य है, उसको कंफ्यूजन है कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर देयर आर वेरिएशन इन द रीडिंग। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या उनके जो आपने दोस्तों के जो बॉडी टेम्परेचर नाप, दोस्तों ने जो आपके जो वाटर का टेम्परेचर नापा है, जो रीडिंग लिया लेबोरेटरी थर्मामीटर से, क्या वो उनमें वेरिएशन है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप जो भी इसका रीज़न है वो आप डिस्कस करिए और बढ़ते हैं हम आगे। एक्टिविटी 3.5 टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको एक हॉट वाटर लेना है बीकर में और मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर। और आपको क्या करना है, थर्मामीटर को पानी में डुबो देना है। लेबोरेटरी की बात हो रही है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ही है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। आपको वेट करना है जब तक आपका मर्करी लेवल है वो रुक ना जाए एक जगह। नोट द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर। और आपको अब वाटर से अपना जो थर्मामीटर है वो बाहर निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। और आपको अब ऑब्जर्व करना है क्या हुआ अभी। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall। आप जैसे अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, जब आप उसको पानी में रखोगे, गर्म पानी में आपने रखा तो उसका टेम्परेचर ऊपर तक गया और एक जगह जाके रुक गया, तो आपने नोट कर लिया। जैसे ही आप बाहर निकालोगे वैसे ही तो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें वो रुकेगा नहीं, उसमें टेम्परेचर जैसे कि जितना भी टेम्परेचर आया होगा तो वो उसमें रुका नहीं रहेगा, वो तुरंत के तुरंत नीचे होना, डाउनफॉल होना उसका स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में तो रुक जाता है ना देखने के लिए, थोड़ी देर रुका ही रहेगा उसमें टेम्परेचर, तो जार्क्स देने पड़ते हैं। इसमें नहीं जार्क्स देने पड़ते, इसमें अपने आप नीचे जैसे उस सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट से हटा वैसे उसका डाउनफॉल सीधा स्टार्ट हो जाता है उसकी मरकरी का।
दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये है क्या हुआ कि जैसे ही जो थर्मामीटर वाटर के अंदर है तभी उसका रीडिंग हमें लेनी है, वाटर से बाहर निकालने के बाद रीडिंग नहीं ले सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर घटना तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाता है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। लेकिन आप रिकॉल करिए कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जब हम यूज़ करते थे तो आप अपने मुंह में जब डालते थे क्लिनिकल थर्मामीटर, जब आप उसको बाहर निकाल के उसका टेम्परेचर देख सकते थे थोड़ी देर के लिए, उसमें टेम्परेचर वैसे के वैसे रहता है, रुका रहता है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या आप अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हो लेबोरेटरी थर्मामीटर से? तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा भूजों की कंफ्यूजन का कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नहीं नाप सकते, क्योंकि जैसे ही आप अपनी बॉडी पे लाओगे तो टेम्परेचर दिखा देगा, लेकिन जैसे ही आप देखने के लिए उसको हटाओगे तो तुरंत के तुरंत उसका टेम्परेचर डाउनफॉल होना उसका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? उसका लेबोरेटरी थर्मामीटर का मरकरी नीचे तुरंत के तुरंत क्यों आ जाती है और क्लिनिकल की क्यों नहीं आ रही है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। Observe it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर इस पर्पस बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए सही नहीं है। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer? मरकरी क्यों फॉल नहीं हो रही, राइज नहीं हो रही क्लिनिकल थर्मामीटर में? While when टेक आउट ऑफ द माउथ, जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो उसका मरकरी लेवल क्यों नहीं घटता है जैसे लेबोरेटरी का घट रहा है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। ऑब्जर्व करिए क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? क्या आपको ये जो किंक है ये देख सकते हो, ये क्या आपको दिखी बल्ब के पास? दिस इज द न्यू व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? किंक का यूज क्या है? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये जो किंक है ये क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है, जैसे ही आपका टेम्परेचर इसमें आता है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए उसको रोक के रखती है और थोड़ी देर बाद इसको दोबारा क्या होता है, नीचे टेम्परेचर आ जाता है जब इसको हम फ्यूज आर्क्स देते हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर का बने रहने का? क्योंकि इसमें किंक प्रेजेंट होती है जो कि प्रिवेंट करती है मर्क्यूरी लेवल को नीचे घटने से अपने आप। तो किंक कैसे दिखती है वो 3.6 में आप देख सकते हो। अब आपने घर पे ये भी देखा होगा, डिजिटल थर्मामीटर भी देखा होगा जो डिजिटली आपको दिखा देता है, ऐसा थर्मामीटर भी आपके घर में होगा। तो ये क्या है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। अब देखो थर्मामीटर में जो मर्करी प्रेजेंट होती है जो अभी तक हमने देखा, तो उसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न आए कि क्या क्या है कि मर्करी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। मर्करी बहुत जहरीली सब्सटेंस है और वेरी डिफिकल्ट होती है डिस्पोज करना अगर वो टूट जाए तो। ठीक है, तो मरकरी अगर टूट जाए, अगर थर्मामीटर मान लो आपको बाई चांस टूट गया तो मरकरी क्या है, मरकरी डिस्पोज बहुत टाइम लेती है डिस्पोज होने में, और मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो कोई बच्चा खा जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। सो दीज डेज आज के टाइम पे क्या डिजिटल थर्मामीटर्स हम यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट यूज़ मरकरी, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता। तो आपने अपने घर पर देखा होगा ऐसे थर्मामीटर जो कि डिजिटल थर्मामीटर होते हैं और इनमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। 3.4 Transfer of heat. You might have observed that a frying pan become hot when it is keep on a flame. तो आपने देखा होगा कि फ्राइंग पैन जो होता है वो गर्म हो जाता है जब आप उसको गैस पे रखते हो, है ना? और इट इज बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा क्यों होता है कि जब आपने उस यूटेंसिल को क्या रखा, आग के नीचे रखा, तो जो हीट है वो हीट जो है इस पैन पे ट्रांसफर हो गई, है ना? उस यूटेंसिल का मतलब उस बर्तन पे। When the pan is removed from the fire, जब आपने उसको गैस से उतार दिया तब वो स्लोली क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। वो धीरे, जब आप गैस से उसको पैन को उतार देते हो तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ये जो गर्म पैन होता है वो ठंडा हो जाता है। अचानक से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे करके ठंडा होता है। Why does it cool down? वो ठंडा क्यों हो गया? The heat is transferred from the pan to the surrounding, क्योंकि हीट जो है जो पैन के अंदर थी वो सराउंडिंग में जाके सराउंडिंग में चली गई। मीन्स जो अब गर्म पैन था वो धीरे धीरे कर करके क्या होगा, अपनी हीट जो है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे हमने क्या देखा? सो यू अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इससे आपने क्या देखा कि हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। कैसे होती है हमने तो देखा नहीं। देखो इस पहले केस में क्या था, पैन जो था वो कोल्ड था, किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में।
गैस क्या थी, हॉट थी, तो यहाँ हॉट से कोल्ड की तरफ गया, मीन्स पैन ठंडा था तो हीट जो है, हीट ने इसको गर्म करा। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में जब आपने गैस बंद कर दी तब ये पैन का टेम्परेचर क्या है, पैन हॉट है। और क्या है यहाँ पर, ये जो इस केस सेकंड केस में था, यहाँ पर पैन क्या है, ये हॉट है, और सराउंडिंग क्या है, इस पैन की कंपैरिजन में कोल्ड है। तो पैन अपनी जो गर्मी है वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा, सराउंडिंग करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर उससे कम है, तो उसके कंपैरिजन में वो कोल्ड है। इसको और अच्छे से हम जानेंगे इस वाली एक्टिविटी में जो आने वाली है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केस में हीट जो होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। पहली यहाँ पर पूछ रही है कि डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम। पहली बोल रही है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो क्या उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। मीन्स इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हीट तब ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसका आंसर भी हम आगे जानते हैं। हाउ डज़ हीट फ्लो, अब बोल रहे कि हीट फ्लो कैसे होती है वो अच्छे से बता ही दो पहले। ठीक है, एक्टिविटी 3.6 में अब हम देखते हैं हीट फ्लो कैसे होती है। एक्टिविटी में क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक आयरन रॉड लेनी है, आयरन की ले लो या फिर एल्यूमिनियम की ले लो। आपको उसके ऊपर क्या करना है, वैक्स लगाना है। जैसे यहाँ पर वैक्स लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पर वैक्स लगा दिया, एक एक पॉइंट पे आपको वैक्स लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको उसको एक स्टैंड की मदद से या ईंट की मदद से आपको उसको ऐसे रख देना है और एक साइड से उसको गर्म करना, रॉड को स्टार्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जब आपकी रॉड गर्म हुई, रॉड गर्म जब आप करोगे तो आप देखोगे जो वैक्स है ना, पहला वाला जो वैक्स आपने जो हीट के पास है वो पिघलना स्टार्ट होगा, पिघल के नीचे जाएगा। 2-3 मिनट बाद फिर दूसरा वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, वो पिघलने के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि पहले तो रॉड पूरी ठंडी थी, जब हमने एक साइड से इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा तो दूसरी एंड पे भी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो मीन्स जो हीट है ट्रांसफ़र हुई यहाँ पर, जब हमने इसको हॉट करा इस एंड को, तो हीट जो यहाँ पर कोल्ड था वहाँ पर भी हीट अप हो गया। जो हीट जो है ट्रांसफ़र हुई यहाँ हॉट साइड से कोल्ड साइड तक की तरफ। ठीक है, इससे हमने ये देखा, ये चीज़ हमने इस एक्टिविटी से जानी कि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तभी एक एक करके पीस जो है धीरे धीरे करके ये पिघल रहे थे। फ्रॉम द नियरेस्ट एंड टू द फ्लेम टू गेट द एंड। देखते हैं व्हाट हैपन टू द वैक्स। वैक्स का क्या होगा, धीरे धीरे करके सभी वैक्स पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। डज दीज पीसेस बिगन्स टू फॉल, हाँ। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस सबसे पहले फॉल होगा, जो सबसे पास होगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियर टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप सोचते हो कि हीट जो है ट्रांसफर हो गई एक एंड से जो फ्लेम के सबसे पास है, दूसरे एंड में जो फ्लेम से दूर है? हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर हो गई है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। मीन्स हॉट एंड से, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट जब ट्रांसफ़र हो जाती है तब उसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, कंडक्शन ज़्यादातर सॉलिड्स में होता है। इन सॉलिड्स जनरली द कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में कंडक्शन की मदद से हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सभी सब्सटेंस ईजिली हीट को कंडक्ट कर देते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फ्रॉम फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा कि पैन जो होता है, पैन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एक वुडन का पैन होता है या फिर एक प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि पैन जब हम गर्म करेंगे तो उसका सभी एंड गर्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें हाथ में गर्म ना लगे, तो इसलिए हम वुडन का या प्लास्टिक का यहाँ पर लगा लेते हैं। इसमें ऊपर हैंडल लगा आता है, मतलब हैंडल। कैन यू लेफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? क्या आप इसको क्या आपको उठा सकते हो किसी भी पैन को विदाउट हैंडल के? नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपका हाथ क्या हो जाए, जल जाएगा। एक्टिविटी 3.7,
हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको क्या करना है, एक स्मॉल पैन और बीकर में पानी को गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पैन एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ these article in hot water, wait for a few minute, touch the other and enter your observation in table 3.3। तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आज जो है एक गर्म पानी के अंदर डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्केल डालनी है, पेंसिल डालनी है, स्पून डालनी है और एक कंपास डालना है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, एक लकड़ी है, एक मेटल है, अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। द मटीरियल्स विच allow heat to pass through them easily are called conductors of heat। अब देखो आप क्या देखोगे इस एक्टिविटी के बाद, आप देखोगे कि जो आयरन के जो बने हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं, जो भी सब्सटेंसेस के बने हैं जो गुड कंडक्टर हैं हीट के, वो उनका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। जैसे इस चम्मच ये गर्म पानी में रखी है तो इस चम्मच का ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी और प्लास्टिक का एंड जो है दूसरी साइड से छूओगे वो गर्म नहीं होगा, गर्म सिर्फ इतना ही चीज़ होगी एंड उसका। तो इससे हमने क्या निकाला निष्कर्ष के कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन जो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के उनको हम कहते हैं कंडक्टर, मीन्स जो हीट को ईजिली पास थ्रू करने देते हैं अपने अंदर। सो द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने दे रहा है ईजिली चम्मच, तो इसलिए कंडक्टर हुआ हीट का। जैसे कि एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक ऑफ वुड। पुअर कंडक्टर को हम कहते हैं इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर्स ऑफ मेटल को हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, जिसकी रबड़ भी हो गया वैसे। रबड़ तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, हाँ। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। तो वाटर और एयर जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के, तो इनके अंदर हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है वो देखेंगे। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, सॉलिड्स में देखा कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिक्विड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है, तीनों में स्टेट होती हैं। तो सॉलिड में हमने देख लिया कंडक्शन के थ्रू होता है, लिक्विड में कैसे होता है हीट का ट्रांसफ़र, और गैसेस में कैसे होता है, वाटर और एयर, वही तो बात हुई। तो इनमें कैसे होता है हीट का ट्रांसफ़र वो देखने वाले हैं अब। एक्टिविटी 3.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। फिल इट 2/3 वाटर with water, place it on a tripod or make some argument to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water is in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, generally used in straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame get hot. Hot water rise up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. The water also gets hot and rise. अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर के अंदर, अभी तक हमने देखा सॉलिड के अंदर कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है, अब हम देखते हैं वाटर के अंदर कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो आपको एक बीकर लेना है, उसको नीचे से गर्म करना है पानी को, उसके अंदर पानी लेना है, पानी को गर्म करना है, ठीक है। वो सब छोड़ो, पोटेशियम परमैंगनेट आपने डाल दिया, तो वो सब आप छोड़ते हैं। अब हम समझते हैं असली कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर आपने क्या करा, ये पानी आप जैसे जानते हो छोटे, सभी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत टाइनी पार्टिकल्स। वाटर भी बहुत क्या होता है, वाटर ड्रॉप से मिलके बना होता है, ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर ये रहे। तो क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो ये जो सबसे पहले गर्म क्या होगा, ये फ्लास्क गर्म होगा, जो ग्लास है यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट है, ये गर्म होगा। उसके बाद ये जो पानी इसके सबसे पास है, जो पार्टिकल्स इसके सबसे पास हैं, ये हीट अप होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इनको हीट अप कर देता हूँ कि ये गर्म होना स्टार्ट होंगे।
तो जो वाटर्स जो वो जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स वाटर के गर्म हो गए हैं वो सब राइज अप करना स्टार्ट करेंगे, वो ऊपर की साइड जाएंगे, ऊपर की साइड जाएंगे गर्म वाटर। तो हमने क्या देखा कि हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की साइड जाती है। क्यों? अब इसका एक एग्जांपल देखो, एसी जो होता है आपके घर में वो ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? मीन्स हमेशा टॉप पे क्यों लगाया जाता है, नीचे क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि एसी हम ऊपर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब जैसे कि आपका ये रूम है, यहाँ पर आपका एसी लगा होगा, ठीक है, एसी लगा होगा, यहाँ पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोल्ड होती है, जो ठंडी हवा होती है, ठंडक जो होती है वो हमेशा भारी होती है, वो नीचे की साइड जाती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, दूसरा पैन ले लेते हैं। तो क्या होता है जब आप एसी लगाते हो तो गर्मी जो हवा होती है, गर्म हवा जो होती है वो हमेशा राइज अप करती है। तो जो गर्म हवा है, जैसे मान लो पूरा टेम्परेचर क्या है, अभी गर्म था, पूरा कमरा गर्म था, आपने एसी चलाया, एसी ठंडी हवा देगा, तो जो कोल्ड एयर होगी वो भारी होती है। तो ये मान लो एक तरीके से भारी होती है, तो वो नीचे की साइड जाती है, तो कोल्ड एयर नीचे की साइड आई। और गर्म हवा जो होती है वो बहुत हल्की होती है, ये मानो, क्योंकि आप देखा हो आग जब जलाते हैं तो धुआं हमेशा ऊपर की साइड जाता है, आसमान की साइड जाता है। तो वैसे ही हॉट एयर होती है वो ऊपर की साइड जाएगी। तो इसीलिए हम एसी को ऊपर लगाते हैं, क्योंकि अगर आप एसी को नीचे लगा दोगे ना तो कोल्ड जो ठंडा होगा ना, अगर मान लो एसी आपने क्या करा, नीचे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो बस आपका इतना ही हिस्सा कोल्ड होगा और इतना हिस्सा जो होगा वो हॉट ही रहेगा। आप कितना भी देर तक एसी चलाओ आपका कमरा ठंडा होएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपकी ठंडी हवा है ना वो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ठंडी हवा जो है वो भारी होने की वजह से नीचे जा रही है, और हॉट एयर जो होती है ऊपर जा रही है, इसलिए हम ऊपर लगाते हैं। तो वैसे इस केस में जो अब गर्म मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, खाली स्पेस प्रेजेंट हो जाएगी, खाली स्पेस होगी, है ना। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के जाएगा तो वहाँ पर क्या हो, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्या कहते हैं, खाली स्पेस कहते हैं। अब उस खाली स्पेस को भरने के लिए ऊपर से जो ठंडे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आना स्टार्ट होंगे, और फिर जब वो मॉलिक्यूल्स, ठंडे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, फिर से वो ऊपर चले जाएंगे गर्म होके, और जो ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो नीचे आएंगे, वो गर्म होंगे। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक पूरा का पूरा पानी ठंडा नहीं हो जाता। तो इसमें भी वही जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, उन्होंने क्या करा था, ये जो आपको वो दिखाएगा कि जब आप पानी को गर्म करोगे तो आपको एक कलर दिखाएगा कि ये ऊपर जा रहे हैं, है ना, और वो ऊपर से पानी जो है नीचे आ रहा है, वैसे दिखाएगा एक साइकिल का। अगर आप अब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। When water is heated, the water near the flame, जो वाटर पास है फ्लेम के, वो हॉट अप और गेट्स हॉट, और हॉट वाटर क्या करेगा, राइज अप करेगा, ऊपर की साइड जाएगा, और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, साइड से जो कोल्ड वाटर है वो डाउन होगा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट मीन्स यहाँ पर जहाँ पर गर्मी है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, एंड वाटर फ्रॉम दिस साइड मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा तब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता, और इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। नाम में कंफ्यूजन मत हो जाना, कंडक्शन कन्वेक्शन, ओके। सो कन्वेक्शन कहाँ होता है, वाटर में कैसे हीट ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर। अब एयर के बारे में, गैसेस में आते हैं, सॉलिड का सीख लिया, लिक्विड का सीख लिया, अब गैस का सीखते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब आपसे पूछ रहा है कि स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे कि आप आग जलाते हो तो आग जब जलती है तो स्मोक जाता है ऊपर की साइड जाता है। सो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज अप। सो एयर जो होती है, जो प्रेजेंट होती है हीट सोर्स के पास, वो क्या करती है, हमेशा ऊपर की साइड जाती है, राइज अप करती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स टू टेक इट्स प्लेस। और एयर जो होती है उसके बगल से उसकी प्लेस लेने के लिए आती है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि जब आप आग जलाते हो, एसी वाले ही अगर एग्जांपल लें, तो गर्म हवा जो है वो वो क्या करती है, ऊपर की साइड जाएगी और ठंडी हवा नीचे की साइड जाएगी। ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा ऊपर गई। हॉट एयर ऊपर जाती है और ठंडी हवा जो होती है, एसी की जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, नीचे की साइड जाती है। तो इसलिए जो ऊपर वो टेम्परेचर है वो हमारा पूरा कमरा जो है ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही आप इसका सोच सकते हो
जब आप एक वो जला रहे हो, आग जला रहे हो, तो आग क्या होगा, आग का धुआं ऊपर की साइड जाएगा और सराउंडिंग से जो कूल एयर है वो उसकी प्लेस लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वो भी हीट अप होके ऊपर जाएंगे। इसी तरह एयर गेट हीटेड, इसी तरह एयर भी हीटेड होती है। जैसे कि वाटर में हीट हो रहा है ना, मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, गर्म हो गए फिर ऊपर जा रहे हैं, तो एसी वाला तो ये एयर का एग्जाम्पल है। वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में भी वही चीज़ हो रही है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, टॉप ऑफ द एयर गेट कन्वेक्शन, ठीक है। light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Does you feel equal hot? If not, which hand feels hot and why? तो आपको क्या करना है, आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल के आपको ऐसे हाथ रखना है, एक साइड में हाथ रखना है, एक ऊपर हाथ रखना है। तो आपको बताना है कि कौन से हाथ, क्या आपको दोनों हाथों पे इक्वली गर्म लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, नहीं लगेगा गर्म। इस वाले हाथ पे कम गर्म लगेगा, इस वाले हाथ में ज़्यादा गर्म लगेगा। तो note that towards the top the air gets heated by convection. So नोट करिए कि ऊपर जो हवा जा रही है वो heated by convection हो रहा है। Therefore the hand above the flame feel hot. तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपका हाथ पे जो above जो hand है वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। On the side however there is no convection and air does not feel as hot as at top. तो आपको साइड वाले हाथ में उतनी गर्म हवा नहीं लगेगी जितनी आपको ऊपर वाले हवा में लगेगी, ऊपर वाले हाथ में लगेगी। क्योंकि हमने देखा जैसे कन्वेक्शन में भी ऊपर की तरफ हवा, ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं गर्म मॉलिक्यूल, और साइड से क्या होते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जाते हैं। तो इसलिए ऊपर की तरफ ज़्यादा हीट जाएगी और साइड में वो जो रेडिएट हो रही है हीट वो कम होगी। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो पीपल समुद्र के किनारे रहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग फिनोमिना, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब एयर वाले पे आ चुके हैं हम। ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम क्या होता है, लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के टाइम क्या होता है कोस्टल एरियाज में जो पानी समुद्र के किनारे रहते हैं, कि दिन के टाइम पे जो लैंड होती है वो हीटेड अप फास्टर होती है वाटर के कंपैरिजन में। मीन्स ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है। जैसे यहाँ पर देखूँ कि दिन के टाइम पे यहाँ पर ज़मीन गर्म रहती है, ज़मीन हॉट रहती है और पानी कोल्ड रहता है दिन के टाइम पे। वही चीज़ लिखी है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर अबव द लैंड बिकम हॉट एंड राइज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज के बारे में पूरा बताया गया है। क्या बताया गया, मैं शुरू से बताता हूँ कि हॉट वाटर जो होता है, सॉरी जो हॉट एयर होती है, एयर की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो हॉट एयर प्रेजेंट होती है, दिन के टाइम पे हॉट कौन होगा, दिन के टाइम पे ज़मीन ज़्यादा गर्म रहेगी, पानी ठंडा रहेगा। ज़मीन ज़्यादा गर्म रहेगी, पानी ठंडा रहेगा। पानी के ऊपर की एयर की बात हो रही है, पानी के ऊपर की एयर और ज़मीन के ऊपर की एयर। तो हम जैसे कि जानते हैं हॉट एयर क्या होती है, राइज अप करती है, हॉट एयर गर्म होकर ऊपर की साइड जाती है। अब हॉट एयर जो है ऊपर की साइड यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया नीचे ज़मीन पे। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएगा, उस वैक्यूम को भरने के लिए जो कोल्ड एयर होते हैं, जैसे वाटर में होता था वैसी एयर में होता है, जो कोल्ड एयर है वो उसको भरने के लिए यहाँ पर आएगी। और हॉट एयर कहाँ पर जाएगी, हॉट एयर ठंडी की तरफ जाती है, तो हॉट एयर क्या करेगी, हॉट एयर जाएगी समुद्र की तरफ। तो सुबह के टाइम क्या होता है, ये दिन के टाइम क्या होता है, ये फिनोमिना ऐसे होता है। जैसे हॉट वाटर जो है, लैंड जो है गर्म है, तो गर्म हवा जाएगी ठंडी हवा की तरफ और ठंडी हवा जाएगी गर्म हवा की तरफ। मीन्स, और इसको अगर हम वैसे बोलें जैसे क्वेश्चन में लिखा है, तो लैंड की तरफ जाएगी ठंडी हवा और सी की तरफ जाएगी गर्म हवा। तो हम हमेशा हॉट वाटर जाता है कोल्ड वाटर की तरफ, तो हमेशा इसको हम सी ब्रीज कहेंगे, क्योंकि सी की तरफ गर्म हवा जा रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे सी ब्रीज। अगर आप दोबारा अब इसको पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिन के टाइम पे लैंड जो होती है हीटेड अप फास्टर होती है, गर्म ज़्यादा जल्दी होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो एयर जो प्रेजेंट होती है अबव दी सी, एयर ओवर दी लैंड, सॉरी अबव दी लैंड, एयर जो प्रेजेंट होती है लैंड के ऊपर वो हॉट होती है जल्दी, और गर्म होने की वजह से वो राइज अप करती है, ऊपर की तरफ जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी रश टुवर्ड्स द लैंड। कूल एयर जो है वो लैंड की तरफ जाती है उसकी प्लेस लेने के लिए, क्योंकि वो तो राइज अप कर गई है, नीचे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उसकी तरफ जाती है। द वार्म एयर
फ्रॉम द लैंड, गर्म हवा लैंड की जाती है सी की तरफ इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो गर्म हवा जो कर रही थी सी की तरफ जा रही थी। सो इसी एयर को फ्रॉम द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। एयर फ्रॉम द सी, इसी को हम क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे। इसको आप याद कर लीजिए, समझ तो आपने लिया है। टू रिवर्स द कूल सी ब्रीज, द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरिया मेड टू फेस द सी, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। अब देखो रात के टाइम क्या होता है, इसका फिनोमेना बिल्कुल अलग हो जाता है। तो देखो हाँ ये वाली लाइन में आएगी, टू रिसीव कूलर सी ब्रीज। कूलर सी ब्रीज ठंडी हवा के लिए, ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवा। ठंडी हवा के लिए लोग क्या करते हैं, दिन के टाइम अपनी विंडोज़, हाउसेज की जो विंडोज़ हैं कोस्टल एरियाज़ में, वो सी फेसिंग बनवाते हैं। सी फेसिंग देख सकते हो, विंडोज़ जो है सी फेसिंग है कि दिन के टाइम में जो ठंडी हवा है, क्योंकि हॉट एयर तो राइज अप करके इस साइड जा रही है, कोल्ड एयर क्या होती है, आ रही है यहाँ पर। तो कोल्ड एयर उनको अपने घर पे लगे, ठंडी हवा लगे, तो इसलिए ये खिड़कियाँ उसको खोल देते हैं। दिन के टाइम, रात के टाइम पे क्या होता है, ये फिनोमेना बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होता है, वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। वाटर अब ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता, अब वाटर रात के टाइम पे कम ठंडा होता है देन द लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब जिसको इसको डायग्राम से समझते हैं। अब रात के टाइम क्या हो रहा है, रात के टाइम मान लो कि मान लो क्या है, वही चीज़ है, वाटर के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है और लैंड के ऊपर की हवा जो है अब ठंडी है रात के टाइम, नाइट टाइम है ये। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है, जो कूल एयर होती है, हॉट एयर जो होती है, अब कहाँ से राइज अप करेगी, राइज अप करेगी सी से, और राइज अप हो जाएगी तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम को भरने के लिए लैंड से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ की जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ जाएगी। तो ये फिनोमेना रात क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहेंगे, क्योंकि अब लैंड की तरफ हवा आ रही है, वो भी गर्म हवा। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड सी लैंड ब्रीज। अब वही बात है, लैंड से सी की तरफ जाए हवा या सी से लैंड की तरफ जाए, बात तो एक ही है ना। तो वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि यहाँ पर लिखा है कि लैंड से हवा जा रही है सी की तरफ, वही बात है, सी से भी तो हवा जाएगी लैंड की तरफ, वही बात है। When we come out in the sun, we feel warm. अब देखो जब हम सन के सामने आ जाते हैं तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। How does the heat from the sun reaches us? अब सन से हमें हीट कैसे मिल रही है, ठीक है। It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air is most part of the space between the earth and the sun. अब देखो इन दोनों में एक और बात है कि सन, जैसे कोई इंसान, आपको इंसान खड़ा है यहाँ पर सन के सामने, तो सन से तो हीट आपको लगेगी, तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, सब में आपको क्या, कन्वेक्शन में ही दोनों पार्ट आ जाते हैं, कन्वेक्शन में दोनों पार्ट आ जाते हैं, लिक्विड वाला भी और गैस वाला भी, दोनों पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन दोनों में क्या है, आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम क्या होता है, एक रास्ते की ज़रूरत होती है। मीन्स जहाँ पर एटमॉस्फेयर है वहीं पर ये दोनों प्रोसेस हो सकती है। मीडियम यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, तो जहाँ पर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर ये दो चीज़ें हो सकती हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन। लेकिन जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे कि सन, सोलर सिस्टम में तो भाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो वहाँ से हीट हमारे पास कैसे आ रही है। सच एज एयर इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो एयर, मीडियम तो कोई है ही नहीं, नो मीडियम है। देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। एयर तो है ही नहीं स्पेस में, तो हमारे पास हीट की गर्मी कैसे आ रही है, सन की गर्मी कैसे आ रही है। तो यहाँ पे एक नया आती है चीज़, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। अब सन विदाउट मीडियम, अब हीट ट्रांसफर कैसे होता है वो देखने वाले हैं अब हम। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विदाउट मीडियम जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। सो सन से जो हीट आ रही है हमारे पास, इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हीट जो ट्रांसफर हो रही है रेडिएशन के थ्रू, उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये तब भी टेक प्लेस होगी तब भी जब मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो।
व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम रूम हीटर के पास बैठे होते हैं तो हम भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है उसकी गर्मी हमारे पास आ रही होती है रूम हीटर की। हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम अ फ्लेम कूल डाउन एज ए ट्रांसफर हीट टू दी सराउंडिंग बाय रेडिएशन। अब जो आपने देखा ना पहले जो पैन जो गर्म था ठंडा हो गया था अपने आप, तो वो भी अपनी हीट कैसे निकालता है, रेडिएशन के थ्रू निकालता है, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी खुद भी हीट को कैसे निकालती है, रेडिएशन के थ्रू। हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है हीट को, जो अंदर की हीट है हमारी वो बाहर कैसे निकलती है, रेडिएशन के थ्रू ही निकलती है। तो आपको 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। रेडिएशन में कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। कैसे, जैसे कि आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि पैन का ठंडा होना, हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है हीट, और रूम हीटर की जो हीट है वो हमें भी वैसे ही रेडिएशन के थ्रू लगती है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, सभी गर्म बॉडियाँ हीट को रेडिएट करती हैं। सभी एनिमल भी करते हैं, सभी इंसान भी करते हैं, सब लोग करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट इज इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज अब्जॉर्ब एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। अब देखो क्या है, जैसे कि सन है, मान लो इस सन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, टेबल रखी है मान लो। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि टेबल क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू बढ़ा। रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा सन की रेडिएशन की वजह से। सो रेडिएशन में क्या होता है, सन की रेज जो होती हैं, सन की रेज इस पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर उन रेज की बात हो रही है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, कोई पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोई पार्ट अगल बगल से ऐसे हीट जो है निकल जाएगी। ऐसे नहीं इसी को धूप दे रहा, नहीं, कोई पार्ट इसका अगल बगल से निकल जाएगा, कोई पार्ट इसका अगल बगल से निकल जाएगा। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट इसका रेडिएशन का ये चेयर एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा। कोई पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी, कोई पार्ट ये भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो भी आगे पास हो जाएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कब बढ़ता है, जो पार्ट उसने एब्जॉर्ब करा है हीट का, उसकी वजह से। मीन्स जो पार्ट उसने, ये वाली जो लाइन है, द पार्ट ऑफ अ पार्ट इज ऑब्जॉर्ब, जो हीट इस टेबल ने एब्जॉर्ब करी है उसकी वजह से इस टेबल का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही जो सन की जो रेज हमारे ऊपर आ रही हैं, कुछ तो हमारे अगल बगल से निकल गई, रिफ्लेक्ट कर गई, कोई हमारे अंदर आर पार हो गई, कोई हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई। तो जो रेज हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं, उसी की वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आप अम्ब्रेला क्यों लेते हो जब आप सन के धूप में जा रहे होते हो, दोपहर के टाइम क्यों जा रहे होते हो तब, कि सन की रेस से बचने के लिए, ठीक है। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, किस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं समर और विंटर्स में, वो अब हम देखने वाले हैं। यू नो, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कैसे तरीके के हम कपड़े पहनते हैं समर और विंटर्स में, वो हम देखने वाले हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ्स, जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी देखा था कि वहाँ पे लगा था हम समर में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन क्यों पहनते हैं। और विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, डार्क ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में, डार्क कलर जैसे कि, और लाइट कलर जैसे कि वाइट हो गया, लाइट ब्लू हो गया, वैसे पहनते हैं हम समर में। ऐसा क्यों करते हैं लेकिन हम। एक्टिविटी 3.10 में हमें यहाँ पर दे रखा है, आपको 2 आइडेंटिकल टिन कैन लेने हैं, एक जैसे टिन कैन लेने हैं। पेंट आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, एक को ब्लैक कलर करना है, एक को वाइट कलर करना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब देखो क्या करना है, आपको 2 कंटेनर लेना है ना, आपके घर में बर्तन होंगे, ठीक है।
आपको क्या करना है, एक को ब्लैक पेंट करना है, इसको ब्लैक पेंट करना है, मीन्स डार्क कलर है ये, इसको लाइट कलर है, वाइट है ये, और उसके अंदर पानी भर के आपको 12 बजे मिड सन जो होता है, मतलब जो धूप, क्या लिखा है इसमें, मिड डे पे 12 बजे आपको यहाँ पर क्या करना है, रख देना आपको धूप में। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपका इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में लो होगा। ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं। विच कैन इज़ दी वाटर वार्म, किस में वाटर ज़्यादा गर्म है, तो हम कहेंगे ब्लैक वाले कंटेनर में ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस, आप इसको वैसे ही पता लगा सकते हो, टच करके भी पता लगा सकते हो कौन सा पानी गर्म है। Activity 3.11 fill the two cans used in activity 3.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say 60 degrees Celsius. Leave the can in the room temperature or in a shade. Know the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? Does the activity suggest to you reason why more comfortable to wear white color clothes? Does it? अच्छा, आपको एक्टिविटी करनी है द समर एंड डार्क कलर क्लोथ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, ये ब्लैक कलर का ये ज़्यादा इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वाइट कलर का जो इसमें पेंट था वो कम होगा। तो इसलिए इसी से हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी से डज दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स। क्या इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि क्यों आपको लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए, कब, समर्स में। हम वाइट कलर के क्लोथ्स क्यों, लाइट कलर क्या हो गया, वाइट कलर हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ऐसे कलर, लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए हमें समर में, क्योंकि ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर, और डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए विंटर्स में। अब देखो आंसर लिखा है डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। डार्क सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा हीट, जैसे कि ब्लैक पेन था, तो ये जो डार्क कलर है ये ज़्यादा इसने हीट को एब्जॉर्ब करा, जो सन की रेज थी उसको उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब करा उस पानी में, तो इसलिए पानी ज़्यादा गर्म हो गया। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर्स, इसलिए हमें डार्क कलर क्लोथ्स विंटर्स में अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा गर्म रखते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, लाइट कलर क्लोथ्स ज़्यादातर हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, आती है टकरा के चली जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हीट को ज़्यादा, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, इसलिए हम इनको समर में पहनना चाहिए। इसलिए आपको ब्लैक टी शर्ट पहनने के लिए मना करती हैं आपकी मम्मी कि आप गर्मियों में ब्लैक कलर की टी शर्ट मत पहनो, पसीने पसीने हो जाओगे। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर, इसलिए हमें लाइट कलर क्लोथ्स पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है समर के दौरान। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, अब देखो ब्लैक और वाइट का तो हो गया हमारा कि डार्क कलर क्लोथ्स समर में, विंटर्स में क्यों पहनने चाहिए, और लाइट कलर क्लोथ्स समर में क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो एक हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एक हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अब पहनते हैं कि वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं विंटर्स में। कैसे रखते हैं अब वो देखते हैं, ऐसे नहीं ब्लैक वाइट का इसमें अब नहीं आएगा, इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। इन विंटर्स में क्या होता है, वी यूज़ वुलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वूल जो होता है पुअर कंडक्टर होता है हीट का, मीन्स जो हीट है वो पुअर कंडक्टर है हीट का वूल। सो मोर ओवर देर इज एयर ट्रैप बिटवीन द वूल फाइबर, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कूल सराउंडिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आपने जाना कि हमारी हीट की ह्यूमन बॉडी भी क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है सराउंडिंग में। जब अगर आप बनियान में घूमोगे तो आपकी जो बॉडी की हीट है वो सराउंडिंग में रेडिएट होती रहेगी। लेकिन जब आप वुलन फाइबर पहन लेते हो, वुलन क्लोथ्स जब पहनते हो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर की हीट है, तो ऐसा नहीं कि आपको गर्म क्यों लगता है कपड़े पहन लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े आपको गर्मी दे रहे हैं, नहीं, आपकी जो बॉडी के अंदर की गर्मी है वो आप ही के अंदर रह जाती है, सराउंडिंग से कोई गर्म हवा आपके अंदर नहीं घुस जाती है, आप ही की बॉडी की जो हीट है वही आपके अंदर ट्रैप रहती है। किसकी मदद से, वुलन क्लोथ्स की, वुलन फाइबर्स की मदद से। वुलन फाइबर्स क्या करते हैं, अब आप पढ़ो उसको, मोर ओवर एयर ट्रैप्ड करके रखते हैं वुलन फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कूल सराउंडिंग। तो ये वुलन फाइबर्स क्या प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी की हीट सराउंडिंग में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो इसलिए वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट को ये
कैद करके रखते हैं, ट्रैप्ड करके रखते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर फील वार्म, इसलिए हमें गर्म लगता है वूलन क्लोथ्स के अंदर, स्वेटर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही स्वेटर उतार दो तो पसीने की बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो अंदर की गर्मी थी वो हमारे अंदर ही कैद रही। Suppose you are given the choice in winters of using either one blanket or two thin blankets joined together. What would you choose? The one and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. अब देखो, अब आपको क्या है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास दो चॉइस हैं कि आपको ठंडियों में क्या करना है। आपके किसी के यहाँ गए, रिश्तेदार के यहाँ, आपको कहा कि आपको हम दो ब्लैंकेट दे सकते हैं। एक क्या है, एक बड़ा सा एक हट्टा कट्टा ब्लैंकेट ले लो, मोटा ताजी वो ले लो, या फिर दो पतले पतले ब्लैंकेट ले लो। तो आप कौन सा लोगे? तो आप तो कहोगे मुझे तो एक थिक ब्लैंकेट चाहिए। लेकिन तभी आप गलती कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि वूलन क्लोथ्स, वूल जो होता है वो एयर को ट्रैप करके रखता है आपके कपड़ों के बीच, आपके मतलब आपकी बॉडी और उस कपड़े के बीच में। तो इसलिए क्या होता है, जो आपको क्या करना चाहिए, आपको चूज़ करना चाहिए दो थिन ब्लैंकेट्स, क्योंकि उसके पास क्या लेयर्स भी प्रेजेंट हैं। तो आपको क्या होगा, हीट जो होगी वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे कि आप सो रहे हो यहाँ पर, तो आपकी बॉडी जब हीट रेडिएट कर रही है तो एक ब्लैंकेट की वजह से वो बची रही, और तब भी वो लेयर्स हैं उसने बचाई। लेकिन और तब भी ऐसे तो है नहीं पूरी ट्रैप हो जाती है, और तब भी ट्रैप वो जाएगी, हीट ब्लैंकेट्स के धीरे धीरे बाहर जाएगी, तो दूसरा ब्लैंकेट भी है, ठीक है। तो उसको वो क्या है, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो इसलिए आपको दो थिन ब्लैंकेट्स चूज़ करने चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।